नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं का एक शिष्टमंडल राजभवन जाकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। राजभवन से बाहर आने के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी ने कहा कि नए वर्ष की बधाई देने के बाद उनकी राज्यपाल से लंबी बातचीत हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बताया कि उन्होंने राज्यपाल को उनके द्वारा पिछले 3 जनवरी को भेजे गए पत्र का स्मरण कराया। साथ ही राज्य में एक भावी संवैधानिक संकट की संभावना की ओर भी ध्यान आकृष्ट करा है। श्री मरांडी ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार का कार्यकाल बहुत ही कम रह गया है। इसको देखते हुए उन्होंने उस पत्र को राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने का आग्रह किया है। पहली बात तो नए साल की शुरुआत था 2024 का, तो हम लोग 2024 के भी महामहिम को बधाई देना था, शुभकामना देना था, क्योंकि जिस दिन हम सब लोग आना चाह रहे थे 3 तारीख को, तो उस दिन यहाँ उपस्थित नहीं थे। तो फिर हम सब ने उस दिन जो हम लोगों ने महामहिम के नाम से पत्र भेजा था तो हम लोग भेज दिए थे, लेकिन जब वो उसी दिन ये पत्र बता दिए थे कि 8 तारीख को लौटेंगे, उसके बाद आप सब लोगों से प्रत्यक्ष मिल पाएंगे। जब ये पता चला कि कल वो आए तो आज हम लोगों ने समय लिया था और फिर 5 बजे समय हम लोगों को दिया है। और पहले तो महामहिम से हम लोगों ने 2024 नए साल की हम सब लोग उनको बधाई दिए, शुभकामना दिए। और फिर से हम लोगों ने जो 3 तारीख को जो पत्र हम लोग भेजे थे महामहिम को, उसका हम सब लोगों ने उनको स्मरण कराए और उनसे हम लोगों ने ये निवेदन किया है कि आज वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार है, वो जानबूझ करके संवैधानिक संकट को खड़ा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए आप सब ने देखा कि पिछले दिनों उन्होंने एक विधायक गांडे से सरफराज अहमद जी को रिजाइन कराया। बड़ा अफरा तफरी थी कि उन्होंने विधायकों को भी बैठक में बुलाए, लेकिन हम सब ने कह दिया था कि भाई चूंकि अब 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है और ऐसे स्थिति में चुनाव हो नहीं सकता है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से अप्रूवल के बाद 17 प्रवक्ताओं को नियुक्त किया है। सभी प्रवक्ताओं के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर की पहली बैठक कांग्रेस भवन में की, जिसमें संगठन और सरकार के कार्यों से लोगों को अवगत कराने के लिए प्रवक्ताओं को मूल मंत्र दिया गया। इन नए प्रवक्ताओं को नई जवाबदेही दी गई है। सभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, प्रभारी गुलाम अहमद मीर के मार्गदर्शन पर काम करेंगे, ताकि जनता की बात सरकार और केंद्र सरकार की बात लोगों तक पहुंचाया जा सके। कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत हो, उसके लिए सभी काम करेंगे। वहीं राज्य की मौजूदा राजनीति को लेकर भी उन्हें पार्टी ने अहम जिम्मेदारी दी है। उन्हें बताया गया है कि सरकार को बदनाम करने और लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने के लिए प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। तथ्य के आधार पर बात होनी चाहिए। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यपाल से भी आग्रह किया गया है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, और जो हमारे प्रभारी हैं आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब, उनके दिए हुए मार्गदर्शन पर जो जनता की बात है, जो सरकार की बात है, जो केंद्र सरकार की बात है, आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। किस तरह से कांग्रेस संगठन मजबूत हो, उसकी मजबूती में आप सबों का सहयोग कैसे प्राप्त करेंगे, इन सारी बातों पर चर्चा हुई है। जिस तरह से लगातार एक भटकाव की स्थिति है, पूरे देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें हम लोगों को कैसे अलर्ट रहते हुए अपनी बातों को मीडिया के सामने रखना है। आप सब जानते हैं
कि एक एजेंडा पूरे देश में सेट किया गया है, उसके अंतर्गत बहुत सारी जिम्मेदारी आप लोगों को भी दी गई है। उस जिम्मेदारी का आप निर्वहन अपने तरीके से करेंगे। हम लोगों को किस तरह से जिम्मेदारी का निर्वहन करना है वो आज हम लोगों ने तय किया है। तो उस निमित्त बहुत सारी बातें हुई हैं। अब आने वाले समय में मेरी गुजारिश आप लोगों से होगी कि चूँकि आप लोगों के विशेष आग्रह पर सभी प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई है, इसलिए आप लोग भी समान रूप से सभी लोगों को मौका देने का काम करेंगे। और वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा की आज राजधानी रांची स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में अन्य पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के अलावा प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद अनवर हयात मौजूद रहे। बैठक के दौरान मोर्चा के संगठन को मजबूती देने और मिशन 2024 के अलावा भावी कार्यक्रमों की रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनवर हयात ने पत्रकारों को बताया कि राष्ट्रीय मोर्चा 2 बड़े कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है, जिसमें प्रदेश इकाई को मजबूती से भाग लेना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के करीब 1000 स्थानों पर मोर्चा की ओर से स्नेह संवाद का आयोजन होगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मोर्चा मोदी मित्र बनाने और शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय तक पहुंचेगी और भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बल पर अधिक से अधिक जन समर्थन जुटाने का प्रयास करेगी। अनवर हयात ने कहा कि पार्टी 2024 में झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटें और विधानसभा चुनाव में 55 के आंकड़े को पार कर प्रदेश में एक स्थायी और मजबूत सरकार बनाने के इरादे से काम कर रही है। हम लोगों को राष्ट्र के द्वारा कार्यक्रम 3 कार्यक्रम मिला है और उसी के लिए आज हम लोगों ने प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्रियों के लिए बैठक बुलाई है। कार्यक्रम शुरू में ऐसा है कि पूरे देश में अल्पसंख्यक मोर्चा 25,000 का 2 कार्यक्रम करने जा रहा है। हम लोगों को उसमें सम्मिलित होना है। दूसरी बात यह है कि हम लोग पूरे प्रदेश में और ज़िला में स्नेह संवाद करने जा रहे हैं, जो कम से कम 1000 स्थानों पर होगा। इस तरह का मिल करके एक हम लोग स्नेह संवाद आपस में करने जा रहे हैं। तीसरा है एक मोदी मित्र का भी कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं और अपना मोदी मित्र बना करके आने वाला लोकसभा और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में कैसे हमारा वोट बढ़ेगा, इस पर हम लोग चिंता करेंगे। एक कार्यक्रम और मैं करने जा रहा हूं, शुक्रिया मोदी भाईजान। इसके माध्यम से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसमें सम्मिलित होंगी। उस बैठक के माध्यम से मैं 3 तलाक केंद्र में पार्लियामेंट में जो 33% बिल पास हुआ है, उस पर उज्ज्वला गैस, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कौशल योजना के तहत मुस्लिम महिलाओं को 40,000 रोजगार से भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ने का काम किया है। उस पर भी हम लोगों ने रोशनी डालेंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के लिए केंद्र सरकार ने जो कल्याणकारी योजनाएं धरातल पे लाया है, सबसे ज़्यादा लाभान्वित जो मुस्लिम समाज हमारा हुआ है, उस पे हम लोग रोशनी डालेंगे। वहीं हाईकोर्ट के 2 पूर्व जस्टिस की पत्नी को झारखंड सरकार से मिलने वाली सुविधा दिलाने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।
हाई कोर्ट के 2 दिवंगत पूर्व जस्टिस की पत्नी को झारखंड सरकार से मिलने वाली सुविधा दिलाने मामले में कोर्ट के स्वतः संज्ञान की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई है। मामले में हाई कोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस दिवंगत प्रदीप कुमार एवं प्रशांत कुमार की पत्नी द्वारा हाई कोर्ट को लिखे गए पत्र को हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लिया है। पत्र में पूर्व जस्टिस प्रदीप कुमार की पत्नी मीता कुमार तथा जस्टिस प्रशांत कुमार की पत्नी अलका श्रीवास्तव की ओर से झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 9950 दिनांक 20 नवंबर 2015 में मिलने वाली सुविधा दिलाने का आग्रह किया गया है। मामले में हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव एल खयानते, कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना दालदले, वित्त सचिव अजय कुमार सिंह एवं हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को प्रतिवादी बनाया है। झारखंड उच्च न्यायालय के 2 पूर्व न्यायाधीश की पत्नियों के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें यह जिक्र किया गया था कि झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 9950 जो कि नवंबर 2015 का है, उसके अनुसार सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसे दिलाने का आग्रह किया गया है, जिस पर माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, वित्त सचिव एवं झारखंड उच्च न्यायालय के महानिबंधक को प्रतिवादी बनाया गया है। इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। और 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम का आगमन हो रहा है। इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरे देश के लोग अपने अपने तरीके से राम भक्ति में लगे हुए हैं। वहीं जमशेदपुर शहर पूरी तरह से राममय हो चुका है। भगवान राम के स्वागत के लिए लोग तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर के एक दुकानदार मनीष कुमार ने एक अनोखा पहल किया है। इसके तहत श्री राम को अपने तरीके से उन्होंने हर घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, जिसकी लोग काफी प्रशंसा कर रहे हैं। इस दुकान में फोटो फ्रेम, मोबाइल कवर, चाबी, रिंग कार्ड, शादी और बर्थडे का बर्तन, बैग, टी शर्ट, श्री राम के साथ अयोध्या के राम मंदिर का प्रिंट लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग इसकी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस दुकान में हर सामान पर अयोध्या के राम मंदिर के राम भगवान की तस्वीर बनाई जा रही है। लोग उसकी भी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मोबाइल हो या चाबी, रिंग, टी शर्ट या किसी प्रकार का कार्ड, सभी में श्री राम के साथ अयोध्या के राम मंदिर की तस्वीर को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इस बीच पूरा जमशेदपुर राममय हो चुका है। बस लोगों को इंतजार है 22 जनवरी का, जब अयोध्या में रामलला का आगमन होगा। दुकानदार मनीष का कहना है कि इससे जो पैसे इकट्ठे होंगे उसे अयोध्या राम ट्रस्ट में पैसे को दान किया जाएगा। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ और मैं BN फैंसी के नाम से कस्टमाइज्ड गिफ्टिंग का काम करता हूं। और अभी आगामी 22 तारीख को श्री राम के भव्य मंदिर का जो उद्घाटन समारोह है, उसको लेकर हमारे मन में एक ऐसा कंसेप्ट आया कि क्यों ना हम घर घर तक राम को पहुंचाने का काम करें। इसके लिए हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे श्री राम की प्रतिमा को प्रिंट किया है और उसके साथ हमने जय श्री राम के नारों को भी लगाया है, ताकि लोग उससे घर घर तक हम जय श्री राम के नारे को पहुंचा सके। श्री राम हमारे मन में बसते हैं, पर हम चाहते हैं कि श्री राम सबके घर तक पहुंचे। और इसके साथ हमारा उद्देश्य ये है कि हर कोई व्यापार करता है, व्यापार में हर कोई अपना मुनाफा कमाता है। हम इस प्रोडक्ट्स को बेचकर मुनाफा नहीं कमाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इससे जो भी रेवेन्यू हमारा जनरेट होगा वो हम श्री राम मंदिर ट्रस्ट को डोनेट करेंगे। और चक्रधरपुर के अमित आर्ट एंड ग्रुप के कलाकारों ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अयोध्या नगरी में आगमन को लेकर खास तैयारी शुरू की है। इस ग्रुप के कलाकार अमित मिस्त्री और ललित मिस्त्री द्वारा यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों पर प्रभु श्री राम की बड़ी बड़ी मनमोहक तस्वीरें बनाई जा रही हैं, जो लोगों को खूब भा रही हैं।
चक्रधरपुर जैसे छोटे से शहर के कलाकारों को प्रभु श्री राम के स्वागत का जो सुनहरा मौका मिला है, उससे ये कलाकार काफी उत्साहित हैं। इन कलाकारों का कहना है कि ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें प्रभु श्री राम के स्वागत कार्यक्रम की तैयारियों के लिए काम करने का मौका दिया जा रहा है। अमित आर्ट की टीम में अमित कुमार मिस्त्री, ललित कुमार मिस्त्री, मनोज शी, सुधांशु कुंडू, रोहित कुंडू, रहमान, रवि कुमार, सुमन कुमार, देवेंद्र मिश्रा, अफजल आदि शामिल हैं। इनकी पूरी टीम हर दिन पूरे लगन के साथ अयोध्या नगरी को अपनी कला कौशल से सजाने और संवारने के कार्य को पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ कर रहे हैं। उनमें भगवान श्री राम के नाम से ही इतनी ऊर्जा और शक्ति मिल रही है कि काम के दौरान उन्हें थकान का भी एहसास नहीं हो रहा है। उन्हें भी 22 जनवरी के दिन का बेसब्री से इंतजार है, जब अयोध्या नगरी पूरी तरह से सज धज कर तैयार रहेगी और प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सहित हनुमान जी अयोध्या में पधारेंगे। इस बीच श्री राम इन कलाकारों की कला कौशल से चक्रधरपुर वासी भी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। हम लोग एक्चुअली अभी अयोध्या में हैं, पेंटिंग का काम कर रहे हैं। यहाँ जो अभी 22 जनवरी को श्री राम जी का जो मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो उसके सिलसिले में हम यहाँ अयोध्या में पेंटिंग का काम कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी की और हनुमान जी की और राम मंदिर की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स कर रहे हैं। और हम बेसिकली झारखंड के चक्रधरपुर शहर के हैं, पुराना बस्ती के हैं चक्रधरपुर में जो है। और अमित आर्ट के नाम से हमारा वहाँ शॉप है। और अभी तो मैं एक्चुअली बॉलीवुड में हूँ, असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर के रूप में काम करता हूँ बॉलीवुड में। और आर्ट डायरेक्टर के थ्रू ही यहाँ पे आया हूँ और यहाँ के सारे पेंटिंग्स के काम अभी मुझे मिले हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि श्री राम जी के जन्म स्थान पर अयोध्या में हमको ये काम करने का सौभाग्य मिला, मौका मिला। जय श्री राम। आज हमारे बीच में सब जो है इकट्ठा होकर ये अयोध्या नगरी में हम लोग पेंटिंग का काम करने के लिए आए हैं और बड़े बड़े पेंटिंग कर रहे हैं हम लोग। और इस पेंटिंग में भागीदारी हमारे अमित भाई बहुत बड़े काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। काफ़ी होनहार हैं। हाँ, काफ़ी बढ़िया कलाकार हैं। और ख़ासकर मैंने इनको जो है स्पेशली बुलाया हूँ CKP से फ़ोन करके। तो झारखंड जमशेदपुर से, हाँ जमशेदपुर से बुलाए हैं इनको। और ये सब जो है सब CKP जमशेदपुर से हैं, चक्रधरपुर। वहीं झारखंड आंदोलन के प्रणेता रहे जस्टिस LPN शाहदेव की पुण्यतिथि पर भाजपा और आजसू की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो समेत अन्य विपक्षी दलों के अन्य नेता मौजूद रहे। राजधानी रांची स्थित जस्टिस शाहदेव चौक पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, लोकसभा सांसद संजय सेठ, रांची के स्थानीय विधायक CP सिंह, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो सहित अन्य नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया, साथ ही उन्हें सच्चे हृदय से नमन किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें न सिर्फ झारखंड का प्रथम भूमि पुत्र न्यायाधीश बताया, बल्कि झारखंड आंदोलन में उनके महती योगदान की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जस्टिस शाहदेव जैसे बुद्धिजीवियों के आंदोलन से जुड़ने से समाज में एक बहुत सकारात्मक संदेश गया और झारखंड अलग राज्य का सपना साकार हुआ। शाहदेव जी झारखंड के लिए लड़े, झारखंड के लिए जिए और झारखंड की जनता सदैव उनका ऋणी बना रहेगा। लेकिन महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी झारखंड को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और अपने स्तर से उन्होंने लगातार अलग झारखंड राज्य बने, उसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास करते रहे। खास करके जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग बहुत कम होते हैं, फिर समाज के साथ जोड़ करके और फिर लोग आंदोलन करें या आंदोलन
आंदोलन में लोग साथ दें, सहयोग। वहीं आसू सुप्रीमो ने कहा कि झारखंड अलग राज्य के संघर्ष में बौद्धिक रूप से जस्टिस सहदेव के कारण आंदोलन को बल मिला है। उनका ये योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। झारखंड आंदोलन का जब भी चर्चा होगा, हमारे सहदेव जी का नाम कभी भुलाया नहीं जा सकता है। झारखंड आंदोलन को गति देने में जो बौद्धिक रूप से जो प्रमुख लोग खड़े हुए, उनमें से ये आगे थे सबसे, और इन्होंने इनके आने से एक बौद्धिक रूप से जो तैयारी हमारी थी, अलग राज्य का जो संघर्ष था, उसको बल मिला है। और ये विभाग थे, अपनी बातों को विभाग रखते थे, संवैधानिक पदों में रहे हैं, बावजूद राज्य के लोगों के प्रति इनकी संवेदना इनके शब्दों में प्रतिलक्षित होती थी और इन्होंने प्रेरित किया पूरे आंदोलन को। मैं इनको आज आभार व्यक्त करता हूँ। और भूमिज भाषा को द्वितीय राजभाषा में शामिल करने तथा मातृभाषा का दर्जा देने की मांग को लेकर आदिवासी भूमिज समाज की ओर से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में समाज के कई जाने माने लोगों ने शिरकत की। वीर शहीद सुबल सिंह अमर है, अमर है, अमर है। वीर शहीद सुबल सिंह अमर है, अमर है, अमर है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीर शहीद सुबल सिंह के फांसी दिवस के अवसर पर आदिवासी भूमि समुदाय द्वारा 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन बिरसा मंच में किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष जयपाल सिंह, सलाहकार सिद्धेश्वर सरदार आदि उपस्थित रहे। इस दौरान मार्च 2023 को भूमिज भाषा को विलोपित किए जाने के मामले में सलाहकार सिद्धेश्वर सरदार ने कहा कि भूमिज भाषा को द्वितीय राजभाषा के रूप में शामिल किया जाए। साथ ही इस दौरान भूमिज भाषा को मातृभाषा का दर्जा देने की मांग को लेकर आदिवासी भूमिज समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर 3 माह के अंदर पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को सशक्तिकरण करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं हरीश सरदार ने कहा कि भूमिज भाषा को हर हाल में द्वितीय राजभाषा में शामिल किया जाए, अन्यथा हम सब आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार तथा सचिव को पत्र के माध्यम से सूचना दिया था, फिर भी अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। आगे हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सरकारी स्कूल में भूमिज भाषा को मान्यता देना होगा, शामिल करना होगा। भूमिज समाज की ओर से पहचान परिचय सम्मेलन था कि हम एक दूसरे के, हमारे जो अगुवाई है, समाज की जो नेतृत्व करता है, उसकी पहचान नहीं था। इसकी हम पहचान किए और पहचान कर जो हमें उन्हें उनकी बात सुने, हम सारे लोगों ने अपने विमर्श किए और विमर्श से देखा गया कि हमारे स्वशासन पर क्षरण हो रहा है, हमारे स्वशासन व्यवस्था को कोई क्षरण कर रहा है। हम गांव के प्रधान हैं, कोई वहां उसका अधिकार चला रहा है। तो इससे देखा गया कि हम अपना स्वशासन व्यवस्था को मजबूत करेंगे। हम लोगों ने एक प्रस्ताव लिए हैं, माने 3 महीना के अंदर अपनी अपनी जहां जो कमजोरियां हैं उसको हम ताकत देंगे। दूसरी ओर जो हमारे भूमिज भाषा को हम किसी भी हालत से हम स्वीकार नहीं करेंगे, उसको शामिल करके ही रहेंगे। और आज जो स्कूल में जो जिस तरह मातृभाषा का अभियान चल रहा है, हमारे सारे भूमिज स्कूल से जो मास्टर लोग लिख के दिए हैं कि यहाँ बांग्ला से बात करेंगे, हिंदी बांग्ला माने हमारी भाषा का उल्लेख नहीं है। हम चाहेंगे कि वो हमारे भूमिज भाषा मातृभाषा के रूप में इसको शामिल किया जाए। और ये 2024 का 8वां और 9वां की जो बोर्ड परीक्षा होगा, हमारे भूमिज भाषा में लिखने के लिए हमारे बच्चों को अवसर दिया जाए। भूमिज बच्चों को भूमिज समाज बोल रहा है, मेरा मातृभाषा भूमिज है और मेरा इस संवैधानिक अधिकार है। जिसी का भाषा रहता है, संस्कृत रहता है, जीवित रहता है। हम आदिवासी होने का नाते द्वितीय राजभाषा हमको मिला, कहे नहीं देगा हमारा चीफ मिनिस्टर हो और राजभाषा विभाग का सचिव हो। हम लड़ के लेंगे, लिख के लेंगे और लेने के लिए हम तैयार है। समाज कमर कस लिया है, हम मैदान में उतरेंगे और उसको सूचना करेंगे, ज्ञापन देंगे, धरना करेंगे, जुलूस करेंगे। हमारा संविधान है 29 धारा में, तो काहे नहीं लेंगे। अगर नहीं लेगा तो अगले चुनाव आ रहा है ना, नेता तो चुनाव देखता है ना, हम लोग चुनाव देखने वाले हैं। और यही गर्मी सीजन जो आएगा ना, चुनाव का पहले उसी में हम आवाज़ उठाएंगे, उससे प्रतिनिधित्व करेंगे। हम लोग कमर कस लिए है, हमारा भाषा चाहिए, नहीं तो दिखा देंगे झारखंड सरकार चुनाव को। देश को करोड़ों का राजस्व देने वाली चक्रधरपुर रेल मंडल के पास देश के सम्मान और महापुरुषों को
मान को संभाल कर रखने और उसके असीमता को बचाए रखने तक का समय नहीं है। मंडल मुख्यालय के रेलवे स्टेशन के बाहर जहां राष्ट्र ध्वज फहराने वाले खंबे का सम्मान नहीं रखा जा रहा है, वहीं सामने स्थित महात्मा गांधी पार्क असामाजिक तत्व और शराबियों का अड्डा बनता जा रहा है। बताते चले कि यहाँ स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने असामाजिक तत्व रोज शाम को महफिल सजाते हैं और ग्लास टकराते हुए जाम पर जाम खुलेआम शराब पीते हैं। पूरा महात्मा गांधी पार्क शराब की बोतलों और कचरों से भरा पड़ा है। जिस महात्मा गांधी के नाम से सफाई अभियान चल रही है, उसी की प्रतिमा और उसके आसपास गंदगी के ढेर देखने को मिल रही है। मालूम रहे कि चक्रधरपुर रेल मंडल भारतीय रेल में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले रेल मंडलों में शुमार है। तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए केवल माल ढुलाई से रेल मंडल के द्वारा केंद्र सरकार के खजाने को भरा जाता है। लेकिन इस रेल मंडल के पास 110 फीट ऊंची खंबे पर लहराने के लिए तिरंगा झंडा नहीं है। पिछले कई महीनों से ये खंबा वीरान पड़ा है। गांधी जी हमेशा शराब के खिलाफ रहे। उन्होंने कहा था, शराब आत्मा और शरीर दोनों का नाश करती है। उन्होंने अपने आंदोलन में भी लोगों से शराब छोड़ने की अपील की थी। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि उसी के नाम से चल रही रेलवे के पार्क में उन्हीं की प्रतिमा के सामने महफिल सज रही है और आरपीएफ भी मूक दर्शक बनी हुई है। गांधी जी ने स्वच्छता का भी पाठ पढ़ाया था। यही वजह है कि मौजूदा मोदी सरकार स्वच्छता अभियान चलाती है, लेकिन इस पार्क में ही इतनी गंदगी है कि उसे साफ रखने पर रेलवे अधिकारियों का ध्यान नहीं जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि कमाई के पीछे भाग रहे चक्रधरपुर रेल मंडल के अधिकारी अपने देश के सम्मान और महापुरुषों के बलिदान को भूल चुके हैं। उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं रहा कि कमाई के पीछे भागते भागते वे लोग किस तरह देश के सम्मान का मजाक बना रहे हैं। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अगर रेलवे गांधी जी की प्रतिमा का सम्मान नहीं कर सकती है तो उसका अपमान भी ना करे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा की देखभाल करने की ताकत रेलवे में नहीं है तो प्रतिमा को किसी सामाजिक संस्था को दे दी जाए। बहरहाल इस तरह की तस्वीरों से लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और लोग जल्द से जल्द इस स्थिति को सुधारने की मांग रेलवे के वरीय अधिकारियों से कर रहे हैं। वहीं राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने मोबाइल छिनतई के एक मामले के उद्भेदन में भी सफलता हासिल की है। ये जानकारी रांची संग्रहालय स्थित अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने दी। उन्होंने इस मौके पर 2 थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए मामले का उद्भेदन किया। एक मामला जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्राउन शुगर के साथ एक की गिरफ्तारी का है। पुलिस की छापेमारी दल को देखकर भागने के क्रम में राजधानी रांची के हरमू चौक के पास से एक संदिग्ध को पकड़ा गया। पुलिस की तलाशी के दौरान उसके पास से लगभग 2 ग्राम वजन का 25 पुड़िया ब्राउन शुगर की बरामदगी की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक एनडीपीएस एक्ट के तहत मादक द्रव्य ब्राउन शुगर, अफीम, गांजा, इसके खिलाफ में सभी थाना प्रभारियों को हम लोग के द्वारा जो है एक निर्देश जारी किया गया था कि शहर से इस तरह के जो तस्करी कर रहे हैं या धंधा कर रहे हैं ऐसे लोगों पर नकेल कसना है। इस आलोक में अरगोड़ा एक हॉटस्पॉट केंद्र है, जिन जगहों पे हमेशा लगातार ये सूचना प्राप्त होता है कि वहाँ पर ब्राउन शुगर की बिक्री होती है। इस आलोक में कल संध्या लगभग 9:40 के आसपास में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो है वो मोटरसाइकिल में जो है वो एक व्यक्ति ब्राउन शुगर बेचने का काम कर रहा है। तत्काल पुलिस उपाधीक्षक हटिया के नेतृत्व में थाना प्रभारी अरगोड़ा और अन्य अपने पदाधिकारियों की टीम लेकर के वहाँ पहुँचे हैं और एक व्यक्ति को जो है हरमू चौक के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम वशीमुद्दीन है, पिता का नाम कमलुद्दीन और यह पुंदाग लवातू टोला के रहने वाले हैं। इनका जब हम लोगों ने पूछताछ किया है तो ये लंबे समय से जो हैं इस धंधे में लगे हुए हैं और ख़ास करके नवयुवकों को ये अपना ड्रग्स बेचने का काम करते हैं। अभी सभी थाना प्रभारियों को भी हम लोग लगातार निर्देशित किए हैं कि इस शहर में जितने भी जगह पे कोई सूचना यदि प्राप्त होता है कि ड्रग्स के धंधे यदि कहीं चलाए जा रहे हैं तो तत्काल और त्वरित कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी करना सुनिश्चित करेंगे और ऐसे धंधेबाजों पर कठोर कार्रवाई जो है रांची पुलिस करने की तैयारी की है और कार्रवाई कर भी रही है। वहीं दूसरा मामला मोबाइल छिनतई से जुड़ा है, जिसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से की गई है। अरगोड़ा थाना क्षेत्र से ही कल एक और रांची पुलिस के द्वारा उपलब्धि हासिल की गई है। अरगोड़ा थाना प्रभारी को एक तो सूचना प्राप्त हुआ था कि एक व्यक्ति जो है अरगोड़ा थाना क्षेत्र से मोबाइल
स्नैच करके मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति भाग रहे हैं। तत्काल इस सूचना के आलोक में इनके गश्ती पार्टी के द्वारा जो है वो चापू टोली की तरफ में भागने की सूचना पर तुरंत घेराबंदी किए और घेराबंदी करके एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुआ है, जिसका नाम है फरमान अंसारी उर्फ छोटू, और इनके पिता का नाम जो है वो बिलाल अंसारी, ये पुंदाग जगन्नाथपुर के रहने वाले हैं। इनके साथ इरशाद अंसारी नाम का एक व्यक्ति है जो कि जैसे ही पुलिस पार्टी इनकी घेराबंदी किए हैं वो मौका देख करके वो फरार हो गया है। अभी उसकी तलाश जारी है, बट अभी हम लोग ने इनके पास से एक लूटी हुई मोबाइल और एक इनका बाइक जो है इनको बरामद किया है। इनको भी हम लोग अभी न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं और ये पता कर रहे हैं कि इनके द्वारा और भी मोबाइल स्नैच करने का घटना कहाँ अंजाम दिया गया है। और राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित राष्ट्रीय सरस खादी मेले में प्रत्येक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत मेले के तीसरे दिन फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसे दर्शकों ने जमकर सराहा। इस फैशन शो की खासियत ये रही कि इसका परफॉर्मेंस लाइव म्यूजिक के साथ दिया गया। फैशन शो के दौरान झारखंडी परिवेश की झलक के साथ आदिवासी रीति रिवाज के पहनावे की भी प्रस्तुति देखने को मिली। मेला परिसर में घूमने आए लोगों ने देर शाम गुलाबी ठंड के बीच फैशन शो का जमकर आनंद उठाया। खादी मेला के आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत फैशन शो की प्रस्तुति काफी मनमोहन रही। लाइव म्यूजिक में जिस प्रकार से फैशन शो में भाग लिए युवक युवतियां अपना परफॉर्मेंस दे रही थी वो बेहद ही सराहनीय रहा। खादी वस्त्र के पहनावे के साथ झारखंड के पोशाक का समावेश फैशन शो प्रस्तुत कर रहे मॉडलों में बेहद ही आकर्षक रूप से रहा। सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के सोड़ो मैदान में एसीसीबी सोड़ो द्वारा आयोजित 3 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता कूदाडी की टीम ने जीत लिया है। प्रतियोगिता के रोमांचक फाइनल मुकाबले में कूदाडी की टीम ने बंगाल की ड्रीम 11 को शिकस्त देकर खिताबी जीत हासिल की। इस फाइनल मुकाबले में मुखिया नयन सिंह मुंडा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोग बतौर अतिथि शामिल हुए। वहीं बड़ी संख्या में उपस्थित दर्शकों और खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए चीयर लीडर्स को भी लाया गया था, जिनके डांस का भी लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 10-10 ओवर का खेला गया। इसमें कूदाडी क्रिकेट टीम ने ड्रीम 11 कुकी को 20 रन से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। इस मौके पर प्रतियोगिता की विजेता और उपविजेता टीमों के अलावा बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत किया गया। आयोजन समिति के ब्रजेश कुमार पांडे ने बताया कि स्वर्गीय डोमन सिंह मुंडा की स्मृति में प्रतिवर्ष 3 दिवसीय लीग मैच का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी खेल का फाइनल मैच में ड्रीम 11 कुकी को परास्त कर कूदाडी टीम विजेता बनी। मौके पर ब्रजेश कुमार पांडे, राहुल कुमार, बलराम दास, परमेश्वर गोप, दबाई गोप सहित अन्य लोग मौजूद रहे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।